हम लोग देखेंगे Realme C2 का eMMC चेंज कैसे होता है। ठीक है, तो इसके अंदर आप देख सकते हैं SK Hynix की eMMC जो है लगी हुई है। हम इसको ओपन करते हैं और इसको कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं इजी ZTAC बॉक्स में। तो देखिए यहाँ पे eMMC की सभी बॉल्स जो है कनेक्टेड हैं, लेकिन eMMC जो है यहाँ पे इनिशियलाइजेशन कमांड टाइम आउट एरर आ रहा है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग देखेंगे Realme C2 का eMMC चेंज कैसे होता है। ठीक है, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। जिनको नहीं आता है उनके लिए ये वीडियो है, जिनको आता है ऑलरेडी वो वीडियो स्किप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं इसमें कैसे कंफर्म होगा eMMC प्रॉब्लम है। तो Realme के फ़ोन में या फिर ज़्यादातर फ़ोन में जब eMMC प्रॉब्लम होती है तो जैसे आप USB चार्जर कनेक्ट करोगे तो आपको DC रीडिंग जो होगी, USB रीडिंग जो होगी 65 की दिखेगी। देखिए 63, 64, 65 ऐसे करंट आपको दिखेगा। इससे ऊपर करंट जो है लिफ्ट नहीं करेगा, मतलब कि आपका प्रॉब्लम जो है फ़ोन में eMMC की होती है। तो ये एक ट्रिक हुआ कि आप इस ट्रिक से समझ सकते हो कि जब 65 का ही करंट लेता है फ़ोन, डिस्प्ले पे कुछ भी नहीं आता है और पावर ट्रिगर भी नहीं हो रहा है, तो उस कंडीशन में आपका फ़ोन जो है eMMC के हेल्थ कंडीशन में होता है, या eMMC डेड होती है, या उसका eMMC का हेल्थ रिपेयर करना पड़ता है, या eMMC चेंज ही करना पड़ता है। तो अगर हमें फ़ोन के अंदर SK Hynix की eMMC मिली तो हम चेंज कर देंगे, और अगर सैमसंग की eMMC मिली तो हम इसी eMMC को रिपेयर करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं कि इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है। अगर SK Hynix की eMMC होगी और उसको हम रिपेयर करेंगे तो क्या होगा कि कस्टमर फिर से दोबारा लेके चला आएगा कुछ दिन में। तो इसीलिए हम इसका बैकअप लेके उसकी खुद की जो सिक्योरिटी है उसको हम इसमें राइट करके जो है इसकी eMMC को चेंज कर सकते हैं। दूसरी चीज़, अगर मान लीजिए कि कस्टमर ने इस फ़ोन को अपडेट कर दिया तो प्रॉब्लम आ जाएगा। तो इसीलिए जो है हमें इसकी खुद की, अगर SK Hynix रही तो हम चेंज कर देंगे, अगर सैमसंग रहा तो उसको रिपेयर करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको ओपन कर लेते हैं और देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है। पहले ये कंफर्म दिख रहा है 65 पे, आप DC में चेक करोगे तो करंट स्टक करेगा। ठीक है, चलिए हम इसको ओपन कर लेते हैं। अगर आपको इसी तरह की वीडियोस चाहिए, eMMC चेंज प्रोसेस, eMMC का हेल्थ रिपेयर करना, eMMC को कैसे ठीक किया जाता है, कैसे किस कंडीशन में कंफर्म हो जाए कि eMMC की प्रॉब्लम है या हार्डवेयर प्रॉब्लम है, तो हमारी वेबसाइट वीडियो कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें कंप्लीट जो है eMMC के बारे में और UFS के बारे में भी बताया गया है कि किस तरह से आपको काम करना है eMMC और UFS के ऊपर, कौन से फ़ोन का eMMC चेंज होगा, किसका eMMC चेंज नहीं होगा, UFS कैसे चेंज होगा, किसका नहीं होगा, वो सारी चीज़ें उसमें बताई गई है। और बाकी प्रोग्रामिंग के बारे में भी बताया गया है कि किस तरह से प्रोग्रामिंग की जाती है eMMC और UFS की। तो उसमें आपको जो है काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगा। तो अगर आप चाहते हो, इंटरेस्टेड हो, तो आप हमारे वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो, जिसमें आपको कंप्लीट कोर्स हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों मिलने वाला है। तो आप जो है स्क्रीन पर दे रहे वेबसाइट नेम या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप जो है वेबसाइट नेम को टाइप करके जो आप वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। तो चलिए इसको ओपन कर लेते हैं। तो हम देख लेते हैं इसके अंदर जो बैटरी है कितनी चार्ज है। तो देखिए बैटरी 3.7 चार्ज है, मतलब कि बैटरी का इशू नहीं है। कई बार ऐसा भी होता है बैटरी लो होती है जिसके वजह से आपका 65 का करंट लेता है थोड़ी देर, उसके बाद चार्ज जब होता है तब वो 1 एम्पियर के ऊपर लिफ्ट करता है। लेकिन इसमें ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, बैटरी एक्चुअल में चार्ज है। तो हम इसके कैमरा वगैरह सबको अलग कर लेंगे, क्योंकि काम करते वक्त कोई हीट ना लग जाए। ये बिल्कुल सील्ड पैक है। ठीक है, तो बैक साइड में हम देखते हैं कौन सी eMMC है। तो आपको माइक्रोस्कोप के ऊपर ले चलेंगे और दिखाएंगे आपको कि कौन सी eMMC है, और इसका ग्लू कटिंग करना होगा। तो देख सकते हैं माइक्रोस्कोप के ऊपर आपको ये eMMC का ये जो दिख रहा है यहाँ पे, इसको हम हटा के देखते हैं। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं SK Hynix की eMMC जो है लगी हुई है, जो कि रिपेयर करने के बाद भी प्रॉब्लम करता है। अगर आज इसे हम रिपेयर करके दे देते हैं तो फिर कस्टमर जो है ज़रूर से लेके चला आएगा। तो हमें इस eMMC को चेंज करना है। तो चलिए हम सील्ड कट कर लेते हैं, और सील्ड कट करने के बाद जो है आपको eMMC निकाल के हम दिखाते हैं कि इसमें प्रॉब्लम कहाँ पे है।
इजी अटैक में हम इस eMMC को चेक कर लेते हैं कनेक्ट हो रही है नहीं हो रही है। अगर ये डेड होगा तो हमें जो है इसकी eMMC सीधे चेंज करनी पड़ेगी, और इसकी जो है eMMC चेंज करने के लिए हमें जो है इसकी सिक्योरिटी नंबर की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसके बारे में अभी हम आगे देखेंगे। पहले हम इसको ओपन करते हैं और इसको कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं इजी अटैक बॉक्स में। तो देखिए यहाँ पे eMMC की सभी बॉल्स जो है कनेक्टेड हैं, लेकिन eMMC जो है यहाँ पे इनिशियलाइजेशन कमांड टाइम आउट एरर आ रहा है। थोड़ा सा और हम एक दो बार ट्राई करेंगे। eMMC को हम थोड़ा सा हाथ से प्रेस करके ट्राई करेंगे। नहीं, अब हम इसकी वोल्टेज रेंज को थोड़ा चेंज कर लेंगे और इसकी मेगाहर्ट्ज़ को थोड़ा चेंज कर लेंगे और दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। नहीं, तो ये eMMC जो है पूरी तरह से डेड आ रही है। ठीक है, तो ये तो डेड है। अब हमारे पास क्या है, एक eMMC है जो कि इसकी कंफर्टेबल eMMC है। इसको हम इसमें कनेक्ट करके देखते हैं। ये है B318 KMQD, मतलब 32 GB की चिप है ये। ट्राई करते हैं इसको कनेक्ट करके। ठीक है, इसमें देखिए ये ओप्पो के ही फ़ोन में ये लगा हुआ eMMC है, और ये फ़ोन वैसे Realme C2 के ही किसी डेड फ़ोन से निकाला हुआ है। तो इसको जो है हम किस तरह से ठीक करेंगे, इसकी CPU को ही, इसी eMMC को हम डायरेक्ट ट्राई करें। देखिए इसके अंदर पूरी सिस्टम इन्फॉर्मेशन है, और ये जो चिप है Realme C2 से ही निकाला हुआ है। प्रॉब्लम यहाँ पे ये भी है कि इसकी सिक्योरिटी फाइल हमें रिपेयर करनी पड़ेगी, लेकिन अगर हम इसी चिप को सही करते हैं, ये जो चिप के अंदर जो डेटा पड़ी हुई है, तो ये डेटा में हमारी NB डाटा NB रैम फाइल होगी, IMEI होगा, वो हम इसको दे सकते हैं। तो वहाँ से भी हम कर सकते हैं, या फिर हम इसके अंदर नई फाइल को पैच कर सकते हैं IMEI नंबर को, जो कि इसके बॉक्स या बिल बॉक्स से मैच करता हुआ होगा। जो इसके बिल से कनेक्ट किया हुआ नंबर होगा, कलेक्ट किया हुआ, उसी IMEI को हम इसमें राइट करेंगे, जैसा कि आप लोग समझ रहे हो। इसमें आपको बिल्कुल भी ध्यान देना है, ये वीडियो जो है केवल नॉलेज के लिए मैं बना रहा हूँ। आपको यहाँ पे बिल्कुल भी चेंज वगैरह कुछ नहीं करना है। जो ओरिजिनल IMEI होगी उसी को आपको इसमें राइट करना है। बिल बॉक्स का IMEI ही होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। हमें सबसे पहले इसको क्या करना है, पूरी तरह से फुल इरेज करना है। यहाँ पर हम तीनों रोम को इरेज कर देंगे, लेकिन ये मेरे ओप्पो के C2 से ही मिला हुआ फ़ोन का है। तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम एक ओप्पो कस्टम फाइल जो दिख रही है, इसको हम रीड कर सकते हैं। इस फाइल को हम केवल रीड कर लेंगे, क्योंकि इस फाइल की आवश्यकता हमें पड़ने वाली है फ़ोन को ऑन करने के लिए। ओप्पो कस्टम फाइल बस हमें रीड करना है, ध्यान रहे। फ़ोन को ऑन कराने के लिए हमें ओप्पो कस्टम फाइल की आवश्यकता पड़ेगी। तो हम किसी एक ऐसे स्पेसिफिक फ़ोल्डर के अंदर, जैसे कि हम उसको यहाँ पर Redmi 9 लिखा हुआ एक फ़ोल्डर, तो इसके अंदर हम इसको सेट करके एक बार कंफर्म कर लें। हाँ ठीक है, डेस्कटॉप पे है, Redmi 9 लिखा हुआ उस फोल्डर के हमने अंदर इसमें सेव कर लिया हमने। तो यहाँ पे एक Redmi 9 नाम से एक फ़ोल्डर दिख रही है, इसके अंदर हमने देखा तो यहाँ पे ओप्पो कस्टम की कोई फाइल दिख रही है। तो ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे हमें ओप्पो कस्टम की ये जो फाइल है वो मिल चुकी है। ठीक है, रीड हो चुकी है। इस फाइल की आवश्यकता हमें पड़ेगी, या फिर आप ओप्पो कस्टम की फाइल डायरेक्ट इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हो, ओप्पो Realme C2 कस्टम फाइल। ठीक है, तो इसकी कस्टम फाइल हमने रीड कर ली है। अब बस हमें कुछ नहीं करना है, इसकी पूरी इस तरह से तीनों रोम 1 रोम 2 और रोम 3 को ट्रिक कर देना है, और यहाँ से सीधा इरेज कर देना है। इसको कंप्लीट इरेज कर देना है। फिर यहाँ पे eMMC सेटिंग में जाना है, यूनिवर्सल फैक्ट्री फॉर्मेट भी कर लेना है। हो जाने के बाद हम एक बार क्लोज़ करेंगे और फिर से इसको कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट होने के बाद इसका पार्टीशन कॉन्फ़िगरेशन भी हम एक बार देखेंगे। तो यहाँ पे हमें पार्टीशन कॉन्फ़िगरेशन कहाँ दिख रहा है,
पार्टीशन कन्फिग्रेशन हमारा 0x48 का होना चाहिए। यहाँ पे दिख रहा है 0x48 ऑलरेडी मीडियाटेक के हिसाब से कॉन्फ़िगर है। मान लीजिए आपका नहीं होता तो आप यहाँ पे मीडियाटेक पे दिख रहा है, इस पर क्लिक करते ही ये 0x48 में आ जाएगा। यहाँ पे देखिए लिख रहा है, जैसे यहाँ पे मैं ले जा रहा हूँ तो यहाँ पे लिख रहा है 2 पे, देखो 2 पे भी 0x48। तो कोई भी मीडियाटेक पे आप क्लिक कर दो इस तरह से, तो पार्टीशन कन्फिग्रेशन रीराइट हो गया इसमें। अब फिर से क्लोज सेशन करके कनेक्ट करोगे तो यहाँ पे पार्टीशन कन्फिग्रेशन जो है शो हो जाएगी। अब बस कुछ नहीं करना है, इस चिप को बोर्ड में लगाना और सीधा फ्लैश करना है ग्लोबल फाइल से, फ़ोन सीधा ऑन होगा। लेकिन एक एरर आएगा, उस एरर को ठीक करने के लिए वो कस्टम फाइल डालना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए हम इसको निकाल लेते हैं और इसको जो है सीधा हम बोर्ड में लगा देते हैं, ठीक है। अब वो कस्टम फाइल हम कैसे डालेंगे वो हम आपको दिखाएंगे, वीडियो में बने रहिए, बहुत ही आसान प्रोसेस है, ठीक है। तो इस eMMC को हम लगा लेते हैं बोर्ड में, और लगाने के बाद हम आपको दिखाते हैं कि फ्लैशिंग में ये किस तरह से इसको फ्लैश करना है और किस तरह से ओप्पो कस्टम फाइल को जो है इसमें राइट करना है दोबारा से। जब फ्लैशिंग के बाद एरर आएगा तो उस एरर को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, इसको हम तब तक ठंडा होने देते हैं और तब तक हम इसमें UMT से इसको कनेक्ट कर लेते हैं और इसकी फ़ाइल UMT में लोड कर लेते हैं। तो UMT में हमें मीडियाटेक का मॉड्यूल ओपन करना पड़ेगा, यहाँ पे अल्टीमेट MTK टूल ओपन करना पड़ेगा। सारा काम UMT से ही कर देना है, इसकी IMEI रिपेयर भी आप UMT से ही कर लोगे। तो फ्लैश वाले सेक्शन में आएंगे, स्केटर को हम OFP कर लेंगे क्योंकि जो फाइल हमारे पास होगी OFP मॉड्यूल में होगी। तो डाउनलोड के अंदर ये फाइल हमने डाउनलोड किया है, ये RMX 1941 EX जो दिख रहा है ये फाइल है, और इसके अंदर ये OFP फाइल दिख रही है। इसको हम सेलेक्ट कर देंगे तो यहाँ पे पूरा पार्टीशन जो इस तरह से आ जाएगा। और अब हमें क्या करना है, यहाँ पे एक ओप्पो कस्टम का ऑप्शन दिख रहा है, तो इस कस्टम को हमें वहाँ से जो है इसमें ऐड करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो फ़ोन ऑन नहीं होगा, एक एरर आएगा फ्लैशिंग के बाद। तो इसलिए हमें ये ओप्पो कस्टम फाइल को भी यहाँ पे अभी मैनुअली इसी में हम जो है ब्राउज़ कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा डिले हो रहा है, थोड़ा वेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने ओप्पो कस्टम पे ट्रिक किया और ट्रिक करने के बाद इसके सामने 3 डॉट के ऊपर क्लिक किया। ठीक है, ये ओपन नहीं हो रहा, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम बाद में कर लेंगे इसको। अभी इसको हम अनट्रिक कर दे रहे हैं और सीधा राइट फ्लैश पे क्लिक कर देंगे और फ़ोन को जो है डायरेक्ट हम USB केबल से कनेक्ट कर देंगे। तो बोर्ड थोड़ा सा ठंडा हो भी जाना चाहिए, हीट नहीं होना चाहिए। ठीक है, हल्का सा हीट है तो मैं इसको ठंडा कर लेता हूँ। डिवाइस को हम सीधे कनेक्ट करेंगे फ़ोन PC से, और यहाँ पे हम डिवाइस को कनेक्ट कर लेते हैं। कुछ नहीं प्रेस करना है, सीधा डायरेक्ट ये ऑटो पोर्ट में जाएगा और कनेक्ट हो जाएगा। और राइटिंग स्टार्ट हो गई है फाइल की, तो बस वेट करेंगे, सीधा फ़ोन ऑन होगा और एक एरर आएगा, कैंट डाउनलोड ऐसे करके एरर आएगा, तो हमें वो ओप्पो कस्टम राइट करना पड़ेगा। तो उसको कैसे राइट करना है, वेट करिए। तो फ्लैशिंग डन हो चुका है और हम देखेंगे फ़ोन जो है हमारा ऑन हो रहा नहीं हो रहा। तो बैटरी निकाल के दोबारा लगा लेंगे और इसको हम ऑन करते हैं। तो क्या एरर आएगा, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ पे ये इस तरह से लिखा हुआ एरर आएगा, इसमें लिखा हुआ है डाउनलोड नॉट कंप्लीटेड, प्लीज़ प्रेस वॉल्यूम प्लस माइनस, ऐसा 10 सेकंड के लिए ये ऑन नहीं होगा, रीस्टार्ट हो जाएगा 10 सेकंड बाद।
तो ये एरर आएगा इस तरह से। जब तक आप इसमें ओप्पो कस्टम नहीं डालोगे तब तक ये ऑन नहीं होगा। अब मैं बता दूं, रियलमी का या ओप्पो का कोई भी फ़ोन है मीडियाटेक का, उसमें आप एमएमसी पे काम करोगे, एमएमसी चेंज करोगे तो फ्लैशिंग डालते इस तरह से एरर आता है। ओप्पो कस्टम जब आप उसमें डाल दोगे इस प्रोसेस से, जो मैं प्रोसेस बता रहा हूँ, तो आपका फ़ोन जो है ऑन हो जाएगा। उसके बाद उसकी IMEI रिपेयर करने की प्रोसेस है, तो उसको भी देखना होगा, बने रहिए वीडियो में, क्योंकि वो भी अलग तरीके से होता है। तो मैं बताता हूँ उसको क्लियरली कैसे करना है, ठीक है। तो हम जो है अब इसके एरर को फिक्स करने चल रहे हैं। सेकंड लोगों पे ये नहीं जा रहा है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम अप डाउन प्रेस करना पड़ेगा। तो हम जो है थोड़ा सा हेल्प लेंगे, यहाँ पे वॉल्यूम अप डाउन प्रेस करेंगे यहाँ पे किसी से, और यहाँ पे UMT में हम जो है सर्विस के अंदर यहाँ पे पार्टीशन ऑप्शन दिख रहा है, बूट बटन दिख रही है, उस पर क्लिक कर देंगे, बूट डिवाइस करेंगे वॉल्यूम अप डाउन प्रेस करके। बिल्कुल भी आराम से इसको हम प्रेस कर लेंगे और केबल इंसर्ट कर देंगे, ठीक है। इस तरह से ये पोर्ट बना लेगा, और पोर्ट बनाने के बाद यहाँ पे बूट डिवाइस कंप्लीट होते ही यहाँ पे सारे पार्टीशन इस तरह से शो हो जाने चाहिए, ठीक है। तो पार्टीशन शो हो गया। अब हम यहाँ पे ओप्पो कस्टम पे ट्रिक करेंगे और इसके सामने 3 डॉट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा और हम उस फाइल को जो डेस्कटॉप के ऊपर हमने रीड की थी, उस फाइल को जो हम इसमें रिप्लेस कर देंगे। जो ओप्पो कस्टम की फाइल हमने जो रीड की थी इस रेमी 9A के अंदर लिया था, तो यहाँ पे ओप्पो कस्टम लिखा हुआ, शो ऑल फाइल कर देंगे। और यहाँ पे हमें ओप्पो कस्टम दिख रहा है रोम 1 का, ये फाइल हम यहाँ पे सेलेक्ट करके राइट रो पे क्लिक कर देंगे। तो ये डन हो गया, ओप्पो कस्टम डन। अब यहाँ पे हम फ़ोन को शट डाउन करेंगे और वेट करेंगे। देखिए ये सेकंड लोगो में गया, पहले नहीं जा रहा था, पहले एरर आ रहा था, अभी ये सेकंड लोगो में गया। थोड़ा वेट करेंगे, फ़ोन पूरा ऑन हो जाएगा, ठीक है। ऑन होने के बाद इसकी IMEI नंबर और बेसबैंड रिपेयर करना है। अब इसको रिपेयर करने का जो ट्रिक है वो देखेंगे, बहुत ही सिंपल है, जिसको नहीं आता है उसके लिए है ये वीडियो, बने रहिए। तो इस तरह से हमने एक 32 GB का चिप लिया, B318 KMQD करके इसका नंबर है, जो कि कंफर्टेबल है इसमें। और ये eMMC हमने इसमें किस आसान प्रोसेस से डाल दिया, बस इजीली इरेज किया। RPM भी नहीं देखना है, रहे ना रहे कोई मैटर नहीं है, ठीक है। इरेज किया और इरेज करके कॉन्फ़िगरेशन देखा 48 का और बोर्ड में प्लेस करके सीधे ग्लोबल से फ्लैश किया। एरर आया, ओप्पो कस्टम फाइल चाहिए बस मुझे, वो आप डायरेक्ट इंटरनेट से डाउनलोड भी कर सकते हो। ओप्पो Realme C2 कस्टम फाइल लिख के सर्च करोगे, आ जाएगा। और उसके बाद जैसे ही बूट डिवाइस करके उसमें रिप्लेस कर दोगे तो इस तरह से उसकी जो है ऑन हो जाएगा। अब मान लो पुरानी चिप का बैकअप होता मेरे पास, NB डाटा NB रैम, तो सेम प्रोसेस जैसे हमने ओप्पो कस्टम को इसमें राइट किया, सेम उसी प्रोसेस से NB डाटा और NB रैम को भी हम इसमें रिप्लेस कर देते हैं, तो इसमें IMEI भी आ जाती। लेकिन हमारे पास जो पुराना चिप था वो तो पूरी तरह से डेड निकला, उसमें कुछ भी कनेक्टिविटी हुई नहीं वो EasyJet से, ठीक है। तो हम जो है इस तरह से इसको ऑन करेंगे। अब सिंपल सा हमें पता है कि ये कोड होता है, इमरजेंसी कॉल में आना है, 813 हैश कर देना है, ठीक है। वो आप लोगों को पता भी होगा, *813#, स्टार हैज़ होता है 813#। थोड़ा सा वेट कर लेंगे। ठीक है, सेटअप हो गया। और अब जो है हम इसकी IMEI चेक कर लेंगे, बेसबैंड चेक कर लेंगे। इसमें कुछ भी नहीं होगा, बिल्कुल भी नल है ये, मतलब ब्लैंक है, पूरी तरह से ये ब्लैंक है। तो एक बार हम इसका IMEI दिखा भी देते हैं, कुछ इसमें शो नहीं हो रहा। *#06#, देखिए नल आ रहा है, दोनों IMEI नल आ रही है। और इसका हम बेसबैंड भी देख लेते हैं। तो हमें इन दोनों को फिक्स करना होगा, तो वीडियो में बने रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक भी करिए और शेयर भी करिए। जिनको नहीं आता है करने उनको शेयर करिए, जिनको आप जानते हो उनको काम नहीं आता है तो उनको आप शेयर करिए। बेसबैंड वर्जन यहाँ पे है, ठीक है। बस IMEI राइट करना है मुझे। तो IMEI राइट करने का प्रोसेस यहाँ पे हमें जो है सिंपली करना है, बस UMT से हम इसका सीधा IMEI, इसकी ओरिजिनल IMEI हम करने वाले हैं। जो इसकी वर्किंग IMEI थी पहले बॉक्स से निकाला गया वो IMEI है, वो हम इसमें टाइप करेंगे और इसको फिल करेंगे। बिल्कुल भी एक भी डिजिट गलत नहीं होना चाहिए। और ये वीडियो जो है मैं बना रहा हूँ केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, इसका आपको मिसयूज़ नहीं करना है। आप सिंपल तरीके से काम करिए, फ्रेश करिए, झंझट में मत पड़िए, ठीक है। उल्टा सीधा काम करोगे तो दिक्कत होगा, वो मेरी जिम्मेदारी नहीं होगी।
ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आएंगे सर्विस में और इसका करेंगे बूट लोडर अनलॉक। यहाँ पे अनलॉक बूट लोडर सेलेक्ट करेंगे और एग्जीक्यूट करेंगे और हमें यहाँ पे बार बार वॉल्यूम अप डाउन प्रेस करना पड़ेगा जब भी हम कुछ एक्शन लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए हम इसका वॉल्यूम अप डाउन प्रेस करा लेते हैं। अब इसको हम पैनल में डाल ले तो ज़्यादा बेटर होगा, अगर हम इसको पूरा कंप्लीट पैनल में डाल ले तो ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। फिर भी हम प्रेस करवा लेते हैं। ठीक है, सही से वॉल्यूम अप डाउन प्रेस होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आप ध्यान से पढ़िए क्या लिख रहा है, थोड़ा सा वेट करिए। देखिए यहाँ पे आपका जो है कनेक्ट हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, बूट लोडर लॉक्ड था, अनलॉकिंग बूट लोडर ओके, मतलब बूट लोडर अनलॉक हो गया। अब यहाँ पे ना बूट लोडर अनलॉक का एक सिंबल बन के आता है फ़ोन में, जब फ़ोन ऑन होगा तो यहाँ पे एक बूट लोडर अनलॉक का सिंबल बन के आएगा, ठीक है। इस तरह से ये एरर लिख के आ रहा है, ऑरेंज स्टेट, मतलब कि ये बूट लोडर अनलॉक का सिंबल है। ऑरेंज स्टेट एरर जो आता है ना, वो 5 सेकंड में फ़ोन ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है। ये स्टेट का एरर आने के बाद इसको भी फिक्स किया जा सकता है, ऑरेंज स्टेट फिक्स किया जा सकता है अनलॉक टूल की मदद से, तो वो हमें ज़्यादा मैटर नहीं है। हम बाद में इसका बूट लोडर फिर से रिलॉक कर देंगे तो ये एरर चला जाएगा, तो बूट लोडर इसका अनलॉक है। फिर हम फ़ोन को ऑफ कर लेंगे। बूट लोडर अनलॉक के बाद अब इसकी IMEI इसमें फिल करनी है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे आना है। यहाँ पे दिख रहा है IMEI रिपेयर में Xiaomi मेथड है, हमें इसमें ओप्पो न्यू मेथड पे क्लिक करना है। दोनों मेथड आप ट्राई कर सकते हो, ओप्पो मेथड पे कर सकते हो, ओप्पो मेथड से नहीं हो रहा है तो ओप्पो न्यू मेथड पे कर सकते हो, ठीक है। दोनों IMEI यहाँ पे हम बॉक्स पे इन IMEI में फिल करेंगे, बॉक्स की IMEI। तो यहाँ पे हमने इसकी IMEI फिल कर ली है और इसका फिर से हम वॉल्यूम अप डाउन प्रेस करेंगे और राइट पे क्लिक कर देंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे बूट लोडर शुड बी अनलॉक बोल रहा है, तो आपको ऑलरेडी अनलॉक है, तो आप जो है इसको डू यू वांट टू कंटिन्यू, यस, और फिर सेकंड स्टेप में बैकअप बोल रहा है तो इसको नो कर देना आप बस। और अब केबल यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो आप। बस छोड़ देंगे, फ़ोन को बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे, ऐसे ही छोड़ देंगे जब तक कि पूरा प्रोसेस कंप्लीट ना हो जाए। अब यहाँ पे आपको एक एरर शो कर रहा है, ये देखिए यहाँ पे बोल रहा है NB डाटा NB रैम एरर पॉसिबली इरेज इम्पटी, बोला NB रैम जो है वो इरेज और इम्पटी है। यहाँ पे बोला प्लीज़ फ्लैश कंफर्टेबल NB रैम एंड ट्राई अगेन सिक्योरिटी अपडेट, ठीक है। तो NB रैम NB डाटा जो है बोल रहा है इसके अंदर नहीं है, तो हमें क्या करना है, इसके अंदर कोई NB रैम NB डाटा नहीं है, हम एक बार इसका फॉर्मेट NB डाटा NB रैम करेंगे, ठीक है। और फिर से हम इसको जो है एक बार फिर से प्रोसेस करेंगे इस तरह से, फॉर्मेट NB डाटा NB रैम पे एग्जीक्यूट करेंगे और यहाँ पे इसको कंटिन्यू करेंगे और वॉल्यूम अप डाउन प्रेस करके हम केबल इंसर्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको फॉर्मेटिंग डन हो गया है। अब फिर से हम जो है दोबारा फ़ोन को फिर से कनेक्ट करेंगे, इसी IMEI को फिर से हम राइट करने की कोशिश करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, फिर नो करेंगे और फिर से हम इसकी वॉल्यूम अप डाउन प्रेस करके राइट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये एरर हो रहा है। अब हम इसका क्या करेंगे, ओल्ड मेथड कर लेंगे एक बार, और ओल्ड मेथड पे भी ये रहने देंगे और एक बार ओल्ड मेथड पे भी ट्राई करेंगे। अगर इस पर भी एरर आएगा तो हम NB डाटा NB रैम की कोई फाइल इसमें राइट करेंगे जो C2 के लिए हो, उसके बाद उसको इरेज करेंगे। पकड़िए, इसको फिर से हम करते हैं,
यस एंड नो। क्योंकि वो सेक्शन इम्पटी बता रहा है कि एनबी डाटा एनबी रैम की सेक्शन आपका इम्पटी है। तो यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, रिपेयर सिक्योरिटी अपडेट एरर, ठीक है, ऑपरेशन फिनिश्ड। यानी कि इसके अंदर एनबी डाटा एनबी रैम की जो पार्टीशन है वो शो नहीं हो रहा है। अब हमें क्या करना है, इसके अंदर एनबी डाटा एनबी रैम राइट करना पड़ेगा। तो हमारे पास कोई एनबी डाटा एनबी रैम इसका होना चाहिए। तो इसकी कोई भी दूसरे फ़ोन से जो है बैकअप लेके करना पड़ेगा। तो चलिए हम इंटरनेट से डाउनलोड कर लेते हैं कोई भी Realme C2 का एनबी डाटा एनबी रैम। तो यहाँ पे हमें एक फ्री साइट मिल चुका है जहाँ से एनबी डाटा एनबी रैम हमें डाउनलोड कर लेना है। और ये बैड गेटवे की वजह से कुछ एरर है, थोड़ा सा ट्राई करेंगे। बता ये रहा है कि वो एनबी डाटा एनबी रैम एरर है, वो पार्टीशन नहीं है फ़ोन में, ठीक है, इसलिए ऐसा हो रहा है। वो हमें उस चिप से रीड भी करना था, वो दिमाग से उतर गया। आपको कुछ नहीं करना है, अगर आपके पास बैकअप है तो फिर आप इजीली डाल सकते हो, और उसकी बैकअप डालते ही आपका जो है फ़ोन जो है iMemory जो इसकी ओरिजिनल थी वो आ जाएगी। नहीं तो आपको बिल बॉक्स से राइट करना है तो आपको एनबी डाटा एनबी रैम की एक फ़ाइल चाहिए। जैसा कि यहाँ पे हमने देखा, अभी इसको एक्सट्रैक्ट कर लिया, और ये एक्सट्रैक्ट होने के बाद किस प्रकार से दिखेगा, इसके अंदर देखिए एनबी डाटा एनबी रैम की फ़ाइल जो है यहाँ पे दिख रही है, एनबी डाटा और एनबी रैम, ठीक है। इसमें ओप्पो सर्वर की भी सारी फाइलें हैं, प्रोटेक्ट वन पूरी सिक्योरिटी फाइल है, स्कैटर फॉर्म में है। तो इसको सीधा फ्लैश कर देंगे हम, जैसा फ़ोन को फ्लैश किया जाता है एज इट इज़ वैसे ही हम इसको फ्लैश कर देंगे। यहाँ पे आएंगे, स्कैटर लोड कर देंगे। यहाँ पे डाउनलोड के अंदर हमने इसको डाउनलोड किया है, तो यहाँ पे आएंगे। आप केवल एनबी डाटा एनबी रैम भी राइट करके इसमें कर सकते थे। ये OFP में ढूंढ रहा है क्योंकि हमने ऑलरेडी यहाँ पे OFP सेलेक्ट कर रखा था। अभी स्कैटर हम लोड सेट कर देते हैं, तो हमें यहाँ पे सीधा स्कैटर मिल जाएगा। और डाउनलोड के अंदर आना है, डाउनलोड के अंदर ये जो फाइल आई हुई है डाउनलोड किया हुआ, इसको लोड कर देते हैं। लोड हो गया है। अब वही फाइलें ट्रिक भी होंगी इसके अंदर जो हमें राइट करना है, तो आप देख भी सकते हो, बाकी सारी अनट्रिक हैं। तो राइट फ्लैश पे क्लिक करेंगे और इसको जो है हम फिर से बूट डिवाइस करेंगे, एक बार अप डाउन प्रेस करेंगे। ठीक है, बस सिंपल सा है। अब बस हम इसको बूट डिवाइस ये फ्लैश हो जाने देते, छोटी सी फाइल है और ये 2 मिनट में फ्लैश हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब हम इसके अंदर जो है फ़ोन को फिर से ऑफ ही रहने देंगे। अब हम इसके अंदर आएंगे सीधे सर्विस में, और इसका बूट लोडर ऑलरेडी हमने अनलॉक कर रखा है। अब हम यहाँ पे फिर से ओप्पो का न्यू मेथड हम सेलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ पे राइट पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे यस करेंगे, और बैकअप पे नो करेंगे, और इसको फिर से हम बूट डिवाइस करेंगे। यहाँ पे ऑलरेडी हमने iMemory फिल कर रखा है। फ़ोन को रख देंगे और देखेंगे अब क्या एरर आ रहा है, कुछ एरर आ रहा है या राइट हो रहा है। अगर एरर आएगा तो हम फिर से इरेज कर लेंगे और फिर राइट कर देंगे। तो देखिए एरर नहीं आया, इस बार रीडिंग करने लगा डेटा, इसको मिल चुकी है नेटवर्क की डेटा, और यहाँ पे फिक्सिंग नेटवर्क डेटा कर रहा है, और ये फिनिश हो चुका। ठीक है, यहाँ पे कंप्लीट, कोई भी एरर यहाँ पे शो नहीं होना चाहिए, एग्जैक्ट यहाँ पे पूरी तरह से सब कुछ आया। तो अब हम इसका जो है चेक करते हैं फ़ोन को ऑन करा के पूरी तरह से, और देखते हैं कि इसके अंदर अभी iMemory शो हो रही है नहीं हो रही है। तो फ़ोन को पूरा ऑन होने देते हैं, और ऑरेंज स्टेट में ये है तो एक एरर भी आता है, कोई दिक्कत नहीं है, ऑन होने देते हैं फ़ोन को पूरी तरह से। हम फ़ोन की बैटरी एक बार निकालेंगे और दोबारा से इसको प्लेस करेंगे इसमें, और इसको ऑन करेंगे।
ठीक है, अभी क्या हो गया देखिए, इस तरह से प्रॉब्लम कर रहा है शायद, देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं, फिर फ्लैश मार देंगे। ठीक है, फिर से इसको हम क्या करेंगे, फ्लैश मार देंगे। अगर कोई दिक्कत करता है तो फिर से हम इसको फ्लैश कर देंगे और फ़ोन जो है प्रॉपर हो जाएगा। देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अगर एरर आता है कुछ तो हम आगे देखेंगे। तो जो हमने स्केटर फाइल से फ्लैश किया ना, छोटे से फाइल से, उसकी वजह से ये शायद इसमें प्रॉब्लम आ गया और कुछ एरर आ गया इसमें। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इसको फिर से एक बार फ्लैश कर देना है। ये अभी रीस्टार्ट में है, फ़ोन ऑन ऑफ हो रहा है, इस तरह से हो गया। तो देखो, हमें केवल NB डाटा NB रैम यूज़ करना है, ना कि वो पूरी फाइल यूज़ करनी है जो हमने इंटरनेट से डाउनलोड किया है। अब हम फिर से यहाँ पे फ्लैश फाइल इसका सेलेक्ट कर लेते हैं और फ्लैश कर देते हैं फ़ोन को, क्योंकि वो जो छोटी सी फाइल थी वो प्रॉब्लम कर गई है इसके अंदर। तो यहाँ पे फ्लैश फाइल दिख रहा है, इस फ्लैश फाइल को हम इसमें लोड कर देते हैं और सीधा जो है ओप्पो कस्टम भी ट्राई कर लेते हैं इसी टाइम राइट करने का। तो यहाँ पे ये ऑप्शन शो नहीं कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं, बाद में बूट डिवाइस करके राइट करेंगे। कोई एरर भी नहीं शो कर रहा है कि इसमें किया जाए, ये सीधा रीस्टार्ट कर रहा है। तो हम इसको जो है फिर से वैल्यूम अप डाउन प्रेस करेंगे और इसको कनेक्ट करके फ्लैश कर देते हैं। इसको ज़रा एक बार फिर से हम बूट करेंगे। ठीक है, बस इसको हम छोड़ देंगे, फ्लैश होने देंगे। तो इस तरह से आपको जो है करना है। अगर कोई भी एरर आता है तो बिल्कुल भी घबराना नहीं, सारी चीज़ों को जब आप समझ के करोगे, वहाँ पे क्या लिख रहा है वो चीज़ आप पढ़ के समझ के करोगे और आपको पता होगा कि करना क्या है, तो आप इजीली उसको कर पाओगे। ठीक है, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आया है, उसके अंदर NB डाटा NB रैम की कोई पार्टीशन नहीं थी। जब हम उसको पैच कर रहे थे IMEI को, तो वो बोल रहा था कि कोई NB डाटा NB रैम फाइल नहीं है आपके अंदर, वो एम्प्टी है। तो आपको केवल जैसे ओप्पो कस्टम को ब्राउज़ किया गया है, सेम टू सेम उसी तरीके से हमें जो है NB डाटा NB रैम को ब्राउज़ करना था, और वो करने के बाद हमारा काम हो जाता। तो हमने छोटी सी फाइल डाउनलोड कर ली, हमें लगा कि उससे हो जाएगा। तो वो फाइल में कुछ एरर की वजह से ये जो है फ़ोन रीस्टार्ट पे आ गया है। तो दोबारा फ्लैश कर रहे हैं और दोबारा फ्लैश करने के बाद इसका फिर से बूट डिवाइस करेंगे और NB डाटा NB रैम ट्राई करेंगे। अगर मान लो फ्लैश के बाद सीधा चेक करेंगे, IMEI अगर शो हो रही है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, डन हो गया। लेकिन IMEI अगर नहीं शो हो रही है तो फिर से हम प्रोसेस करेंगे, NB डाटा NB रैम केवल सेलेक्ट करेंगे, या फिर हम NB डाटा NB रैम भी सेलेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी अभी हमने उसको राइट किया। इसमें फ्लैश कर देंगे और फ्लैश के बाद हम इसकी IMEI को सीधा रिपेयर करने की कोशिश करेंगे। दोबारा से IMEI राइट करेंगे, डन हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो NB डाटा NB रैम को हम इरेज करेंगे, इरेज कर देंगे। उसके बाद दोबारा से NB डाटा NB रैम जो है उसके अंदर सेलेक्ट करेंगे और उसकी रिपेयर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इसमें एक बार NB डाटा NB रैम अभी राइट हुआ है। ठीक है, और अब हम दोबारा फ्लैश कर रहे हैं, तो वेट कर लेते हैं। यही प्रोसेस आपको UFS में भी लगेगा। अगर आपके पास कोई UFS का फ़ोन है जिसके अंदर UFS है, तो जब उसकी आप सिक्योरिटी रिपेयर करोगे तो उसकी NB डाटा NB रैम जो तमाम सिक्योरिटी फाइल हैं वो चाहिए उस मॉडल की। अब उस मॉडल की फ़ाइल जब आप रखोगे तो उसी सेम मॉडल की कोई भी फ़ोन अगर आपके पास फ्यूचर में आता है UFS वाला, जिसका UFS आपको चेंज करना है, तो आप जो है उसमें वो सिक्योरिटी पहले राइट करोगे, फिर उसको एम्प्टी करोगे, उसको एम्प्टी करके फिर उसमें न्यू सिक्योरिटी जो है, या फिर जो उसकी बिल पेपर वाली जो IMEI नंबर होगी वो आप उसमें राइट कर सकते हो। ठीक है, तो ये सब कुछ जो है आपके नॉलेज के लिए है, एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। आपको इसमें बिल्कुल भी फेक नहीं करना है, जो ओरिजिनल चीज़ें हैं वही राइट करनी है। ऑन हो जाने देते हैं इसको पूरा। ऑन होने के बाद इसकी जो है हम सीधा IMEI चेक करेंगे। अगर इसके अंदर IMEI शो कर गई, ठीक है, तो फिर काम ख़त्म है मेरा, और अगर नहीं करी तो हम दोबारा राइट करेंगे IMEI इसमें।
अभी ये इसका सेटअप मेन्यू आएगा, उसको हम सेटअप करेंगे। ठीक है, इमरजेंसी कॉल में आएंगे और इसकी जो सेटअप है वो कर लेते हैं। *813#, थोड़ा सा वेट करना होता है। और अब चेक करेंगे इसकी IMEI नंबर है या नहीं है। यहाँ पे देखिए इमरजेंसी कॉल ओनली लिख रहा है। आई थिंक इसके अंदर बेसबैंड और IMEI होना चाहिए। एक बार देखते हैं, हो सकता है IMEI ना हो, चेक करते हैं। बेसबैंड है, इस वजह से भी इमरजेंसी कॉल लिखता है, ऐसा कई बार होता है। तो IMEI नहीं है, लेकिन इसके अंदर बेसबैंड है, इमरजेंसी कॉल ओनली लिख रहा है। चलिए हम इसकी IMEI राइट करने की कोशिश करते हैं। सेम प्रोसेस होगा, सर्विस में आएंगे, इसका बूट लोडर अनलॉक करेंगे। यहाँ पे अनलॉक बूट लोडर दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। बूट लोडर अनलॉक हो जाने देते हैं। ठीक है, बूट लोडर लॉक्ड था, ये अनलॉक हो गया। अब बूट लोडर अनलॉक होने के बाद इसको हम फिर से फ़ोन को ऑफ करेंगे और यहाँ पे हमें ओप्पो न्यू मेथड लिखा हुआ, IMEI सेलेक्ट कर रखी है ऑलरेडी। इसको पहले वाले पार्टीशन को यस करेंगे, फिर जो दूसरा एरर आएगा बी बैकअप के लिए बोल रहा है, इसको हम नो करेंगे और फिर से हम इसको जो है वॉल्यूम अप डाउन प्रेस करके लगा देंगे। और अगर अभी एरर आएगा तो हम फिर से NB डाटा NB रैम, बस 2 ही फाइल इसमें राइट करेंगे। तो यहाँ पे एरर देखते हैं, एरर नहीं आया और ये काम जो है डन हो गया। ठीक है, अब हम फ़ोन को ऑन कर लेते हैं। इसको हम बैटरी रिमूव कर लेंगे एक बार और दोबारा से इसको पावर प्रेस करके ऑन कर लेते हैं और इसकी IMEI चेक करेंगे, इसके अंदर राइट हुआ नहीं हुआ। ये जो एरर आ रहा है ये बूट लोडर अनलॉक एरर है, बाद में हम बूट लोडर रीलॉक कर देंगे तो ये एरर चला जाएगा। इस पे भी 5 सेकंड में फ़ोन जो है ऑन हो जाएगा। ये एरर के बाद भी यहाँ पे नीचे लिखता है छोटे वर्ड में, आप ध्यान से पढ़ोगे तो ये ऑरेंज स्टेट एरर तभी आता है, या तो MMC में बैड हेल्थ होता है या तो आपका बूट लोडर अनलॉक होता है, तब आता है मीडियाटेक में, रियलमी, ओप्पो में। ठीक है, देखिए यहाँ पे इमरजेंसी कॉल ओनली लिख रहा है। हम चेक करते हैं इसके अंदर IMEI आया या नहीं आया। नहीं आया तो हम फ़ोन को एक बार केवल रिबूट करेंगे, रिबूट करके चेक करेंगे। ठीक है, देखिए दोनों के दोनों IMEI नंबर इसके अंदर जो है राइट हो चुकी है और ये IMEI जो है बिल्कुल भी ओरिजिनल है, जो इसकी बिल बॉक्स से लिया गया है। तो इस तरह से आप इसकी जो है eMMC को चेंज कर सकते हो बहुत ही आसान प्रोसेस से। इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप हमारे वेबसाइट कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें बताया गया है कि किस तरह से आपको eMMC पे काम करना है, किस तरह से आपको रियलमी का, किस तरह से आपको मीडियाटेक का, किस तरह से आपको ओप्पो का, वीवो का, किस तरह से आपको रेडमी का फ़ोन का, सबका eMMC चेंज प्रोसेस, UFS में कैसे काम करना है, एरर कैसे सॉल्व होगा, वो सारी चीज़ें बताई गई हैं। ठीक है, तो आपको eMMC का भी मिलेगा और कंप्लीट एडवांस लेवल पे eMMC स्कीमेटिक कोर्स जो है, जैसे स्कीमेटिक रीड करना, IC की डेटा को रीड करना, IC को समझना, किस तरह से चार्जिंग प्रोसेस एक्टिवेट होता है, पूरा बूट सीक्वेंस, पूरा नेटवर्क सेक्शन, ये सारी चीज़ें हमारे वेबसाइट में है। प्लस हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं उनको एक कॉल सपोर्ट टाइम भी बताया जाता है। उन टाइम पर आप कॉल करोगे तो आपसे हमारी बात होगी और कॉल सपोर्ट टाइम जो होता है वो आपको बताया तभी जाएगा जब आप हमारे स्टूडेंट हो जाओगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया है। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिल जाए। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।